हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल यानी जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न में आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब भैया ये किस तरह से पक्का होगा, देखिए मॉडल पेपर से लिया गया सभी प्रश्न हैं जो मॉडल पेपर में आपका पूछा जाता है और इसी के थ्रू आपका बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम बताने वाले हैं, वो भी प्रश्न के साथ में आंसर को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूर्णतया कराते हैं इस चैनल पर। चलिए देखते हैं, और सारे प्रश्नों को हम मॉडल पेपर से जो भी प्रश्न लिया गया है इसका हम आंसर के साथ में क्लियर करके एक एक प्रश्नों का आंसर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न से, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न से ही हमारी कॉपी की क्या होती है स्टूडेंट, शुरुआत होती है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है भूगोल का कि निम्न में से कौन सी क्या है एकल कृषि नहीं है। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी स्टूडेंट जो गलती करते हैं यहीं पर करते हैं। देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। ए आपका डेयरी कृषि, बी मिश्रित कृषि, सी रोपड़ कृषि या डी वाणिज्य अनाज कृषि। तो निम्न में से यहाँ पर पूछा गया है एकल कृषि क्या है, नहीं है। पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से आपका बी हो जाएगा, मिश्रित कृषि हो जाएगा राइट आंसर, जो कि एकल कृषि नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, पम्पास मैदानी भाग किस देश में स्थित है। ए आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, या रूस में, या सूडान में, या अर्जेंटीना में। तो पम्पास मैदानी भाग किस देश में स्थित है, तो इनमें से आपका डी अर्जेंटीना हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा प्रश्न देखिए, गद्दी जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं। जो गद्दी जनजाति होती हैं ये किस राज्य में निवास करती हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपका इसी तरह का 4 विकल्प दिए जाएंगे ए बी सी डी करके। अब उनमें से आपका सिर्फ एक ही प्रश्न है जिसमें हम टिक लगा रहे हैं। तो गद्दी जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं। देखिए, हम आपके साथ में ये मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं, मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को। यदि आपको प्रश्नों का आंसर पता है तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है इनमें से आपका हिमाचल प्रदेश यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम समुदाय कुल जनसंख्या का भाग है। यहाँ पर आपका देख सकते हैं 2011 की जो जनगणना के अनुसार मुस्लिम समुदाय यानी हमारे भारत में मुस्लिम समुदाय कुल जनसंख्या का भाग है, कितना है। तो इनमें से आपका ए हो जाएगा 14, क्या है 14.23% हो जाएगा वर्ष 2011 में मुस्लिम जनसंख्या का समुदाय। तो चौथे का प्रश्न के राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा 5वां प्रश्न आ चुका है। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए, 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व बताया गया है, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मॉडल पेपर में आपका 70 नंबर का पूर्णांक होता है, खासकर भूगोल में। 30 नंबर आपका परेड के लिए होता है, जो आपको स्कूल की तरफ से दिया जाता है परेड के लिए के तौर पर। 70 नंबर आपको लिखित परीक्षा देना होता है। तो ये मॉडल पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि प्रश्नों को आप नोट करना चाहें कॉपी में तो नोट कर सकते हैं, वो भी वीडियो को रोक कर भी। लेकिन फिलहाल आप देखिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, विश्व में सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक देश है। विश्व की बात हो रही तो यहाँ पर थाईलैंड हो जाएगा, सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड है। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं। क्या है, जो भारतीय संविधान है हमारा, इनमें कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं। तो इनमें से 22 भाषाएं आई थिंक हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया। देखिए, सभी जो प्रश्न हैं ये आपकी बुक से लिए गए हैं, विद्या क्वेश्चन से लिए गए, कोई बाहरी प्रश्न नहीं है। तो यदि आप अपने बुक में ढूंढेंगे इन सभी प्रश्नों को तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था। ये आपका 1969 में, 1826 में, 1849 में, 1869 में। देखिए, यहाँ पर आप बताइए स्वेज नहर का जो निर्माण कब हुआ था। तो इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 1869।
1869 में सुएज नहर का क्या है निर्माण किया गया था। देखिए अब हमारा ये 8 प्रश्न क्लियर हो गया, यानी 8 प्रश्नों का हमने आंसर दे दिया। भूगोल में सिर्फ 8 ही बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और 8 ही क्या होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो हम मॉडल पेपर के थ्रू बताएंगे आपको, मॉडल पेपर में जितने प्रश्न हैं उतनों को हम क्लियर करते हैं उसके आंसर के साथ में, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न होते हैं वो किस तरह से आते हैं। देखिए अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 8 प्रश्न क्या है, 8 प्रश्न आपका भूगोल में पूछा जाता है और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। याद रखिएगा जो प्रत्येक प्रश्न है आपका, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा एक प्रश्न। देखिए 9th नंबर प्रश्न क्या है, इसमें मॉडल पेपर में ही जुड़ा हुआ है ये। मानव विकास के 2 स्तंभ कौन से हैं? जो मानव विकास हैं इसके दो स्तंभ हैं, ये कौन से हैं ये आपको बताना है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर क्या देना है, मानव विकास के 2 स्तंभ समता एवं सतत पोषणीयता है। क्या है, समता एवं सतत पोषणीयता मानव विकास के 2 स्तंभ है। अब यहीं पर 4 स्तंभ पूछ लिए जाते हैं, तो 4 स्तंभ कौन है, समता, सतत पोषणीयता और क्या, उत्पादकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये 4 आपके हो जाएंगे मानव विकास के क्या है, स्तंभ या मानव विकास के स्वरूप। वहाँ पर ये यहाँ पर 2 पूछा गया तो हमने 2 ही का बताया। देखिए जितना पूछा जाए उतना का ही आंसर दीजिए, क्योंकि 2 नंबर का है, ज़्यादा बड़ा इसका आंसर आपको नहीं देना है। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बड़े पैमाने वाले विनिर्माण की कोई 2 विशेषताएँ बताइए। जो बड़े पैमाने की विनिर्माण है इनमें कोई हमें क्या है, 2 विशेषताएं बताना है। तो दोनों विशेषताओं को हमने प्रेजेंट किया है। 2 नंबर का ये प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टूडेंट यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी जो आप हमसे पूछेंगे और वहाँ पर भी हम न्यू अपडेट्स लाते रहते हैं। और टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हम फ्री PDF प्रोवाइड करते रहते हैं। तो 10 नंबर जो प्रश्न है इनमें 2 विशेषताएं बतानी है। पहली विशेषताएं क्या है, उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन। जो उद्योग होते हैं इसमें वस्तुओं का उत्पादन शिल्प एवं कौशल विशिष्टीकरण विधि द्वारा किया जाता है। क्या है, कौशल विशिष्टि विधि के द्वारा ये किया जाता है, पहला ये विशेषता होगा। दूसरा है कौशल विशिष्टीकरण उत्पादन विधि द्वारा वस्तुओं का क्या है, उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। तो ये बड़े पैमाने वाले विनिर्माण की कोई 2 विशेषताएं थी। 2 नंबर का प्रश्न था, उसी के हिसाब से इसका आंसर भी हमने दे दिया है, आप देख सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, विश्व में व्यावसायिक दुग्ध कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो विश्व में व्यावसायिक दुग्ध कृषि है इसकी क्या है, विशेषताओं को हमें क्या करना है, उल्लेख करना है, इसकी उल्लेख करना है। 8 प्रश्न ये पूछा गया है, इसका भी हमने आंसर बताया है। और स्टूडेंट आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसको लिखने में और इसको ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, टॉपिक तो ऐसे ही आ जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है। आप खासकर आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो में। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर भूगोल का वीडियो बनाइए मॉडल पेपर से रिलेटेड, तो आज का ये वीडियो उन्हीं पर है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी आपके साथ में पढ़ रहे हैं उनको शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो 11 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, विश्व में व्यावसायिक दुग्ध कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर देखिए क्या है, पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा के साथ पशुओं के घर क्या है, पशुओं के घर, चारे की व्यवस्था तथा दूध उत्पादन में यंत्रों का प्रयोग हेतु इस व्यवस्था में पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप पहले आंसर देखिए क्या है कि विश्व में, पहले प्रश्न पूछा गया कि विश्व में व्यावसायिक दुग्ध कृषि की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं कि पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा के, पशुओं के घर, चारे की व्यवस्था। क्या है, पशुओं जहाँ पर रहते हैं उनके घर चारों की जो व्यवस्था होती है कि उसके लिए चारा लाना। दूध उत्पादन यंत्रों का प्रयोग हेतु, क्या जो दूध उत्पादन में जो यंत्र होते हैं इसका प्रयोग है तो इस व्यवस्था में पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। तो ये 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, मानव विकास के मापन के किन्हीं 2 प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। जो मानव विकास है इसके जो मापन के किन्हीं 2 प्रमुख क्षेत्रों का हमें क्या है, उल्लेख करना है। इसका आंसर देखिए शॉर्ट में है, मानव विकास मापन के 2 प्रमुख क्षेत्र क्या है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य हो जाएंगी। ये मानव विकास क्या है, मानव विकास मापन के 2 प्रमुख क्षेत्रों का नाम। अब यही प्रश्न आपका लघु में पूछ लिया था स्टूडेंट, तो अब क्या करते हैं, तब आपको शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जो मानव विकास की मापन की क्या है प्रमुख क्षेत्र हैं इनके बारे में आपको डिटेल में इसका आंसर देना होता है, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद में देखिए 12 नंबर भी प्रश्न हमारा हो गया। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, खासकर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में गन्ना उत्पादक 2 राज्यों का नाम बताइए। भारत में क्या है, जो गन्ना उत्पादक के 2 राज्य हैं, तो भैया ये सभी को पता होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये करंट अफेयर में भी प्रश्न आते रहते हैं। तो भारत के जो 2 बड़े क्या है राज्य हैं गन्ना उत्पादक, वो है सबसे पहला आपका उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादक क्या है, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक होता है। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर को परिभाषित कीजिए। या इसका इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि जनसंख्या वृद्धि का आशय क्या है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ लिखिए, जनसंख्या वृद्धि को स्पष्टता समझाइए। तो ये सब प्रश्न जो है भैया घुमा फिरा कर यही पूछा जाता है, खासकर इसका आपको परिभाषा ही देना होता है। इसका आंसर सबका सटीक यही बैठेगा। देखिए, जनसंख्या वृद्धि 2 समय बिंदुओं के बीच किसी एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन या वृद्धि को कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पर आप पहले प्रश्न का आंसर देखिए कि जनसंख्या वृद्धि, जो हमारा जनसंख्या वृद्धि 2 समय बिंदुओं के बीच किसी एक क्षेत्र में क्या है, 2 समय बिंदु है, किसी एक क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी संख्या में परिवर्तन या वृद्धि को क्या है, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जिस प्रकार से पति और पत्नी के रूप में आप समझ सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जनांकीय चक्र में ग्रामीण से, जनांकीय चक्र में ग्रामीण से नगरीय जनसंख्या कैसे परिवर्तित होती है, इसके बारे में बताइए। जनांकीय चक्र में ग्रामीण से नगरीय जनसंख्या कैसे परिवर्तित होती है, यहाँ पर इसका आंसर देना है। ये सभी जो क्वेश्चन है मॉडल पेपर से लिया गया है और वो भी सीरियल वाइज से, कोई भी प्रश्न एक मॉडल पेपर से नहीं। देखिए, एक ही मॉडल पेपर से सभी प्रश्न लिया गया है। कई मॉडल पेपर होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने 2-3 मॉडल पेपर से लिया है, तो सीरियल से हम एक मॉडल पेपर से लिया गया है ये सभी प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, इसमें जो बताया गया है इसका आंसर देखिए क्या है, जनांकीय चक्र में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर का निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर में परिवर्तन से ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में परिवर्तित होती है। क्या है, जनांकीय चक्र में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर में परिवर्तन से क्या है, ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में परिवर्तन होती है। इसी को हम जनांकीय चक्र या ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या को कहते हैं। किस प्रकार से ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या परिवर्तित होती है, इसका आंसर शॉर्ट में हमने दे दिया है, क्योंकि भैया प्रश्न है वेरी शॉर्ट, प्रश्न ही वेरी शॉर्ट 2 नंबर का प्रश्न है, तो इसका आंसर भी इसी तरीके से हमें देना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए 16 नंबर हमारा आखिरी प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का। 8 प्रश्न हमने बहुविकल्पीय का बताया, 8 प्रश्न अति लघु उत्तरीय का, 8 का 8 8 दूनी 16। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो चौथी पंचवर्षीय क्या है योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। इसका आंसर देखिए क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, यदि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया तो यही इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। शॉर्ट में पूछा गया, शॉर्ट में इसका आंसर देना है। 2 नंबर वाला प्रश्न है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है और ये 6 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6 प्रश्न क्या है, लघु उत्तरीय 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, यानी एक क्या है 4 नंबर का ये आपका एक प्रश्न होता है। 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर भूगोल में। देखिए 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है लघु उत्तरीय का, क्योंकि सीरियल वाइज से ही चलना पड़ेगा। 16 नंबर हमने अति लघु उत्तरीय का बताया, अब 17 नंबर आ चुका है। तो हमने बताया था आपको शुरुआत में कि प्रश्न के साथ में हम इसका आंसर भी देंगे, क्योंकि आंसर लिखने में हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगा है और हम इसलिए आपको आंसर के साथ में दे रहे हैं कि ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए और बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखना ये भी आपको पता हो। खासकर हम वीडियो बनाएंगे भूगोल पर कि भूगोल की तैयारी या भूगोल की कॉपी किस तरह से लिखें। वीडियो वो जल्द भी आएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, झूम कृषि का वर्णन कीजिए और इसकी विशेषताएं बताइए। झूम कृषि क्या है, इसका हमें वर्णन करना है और इसकी जो विशेषताएं हैं इसके बारे में हमें स्पष्टता आपको बताना है। इसका आंसर देखिए क्या है, इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरणशील क्या है, स्थानांतरणशील या अस्थायी कृषि भी कहा जाता है। किस प्रकार की कृषि को
झूम कृषि को। इस प्रकार कृषि में किसान जंगलों को साफ करके 2 से 3 वर्ष तक वहाँ खेती करते हैं। जब वहाँ क्या खेती करते हैं, जब वहाँ का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो किसान उस भूमि को छोड़कर दूसरी जगह के वनों में चले जाते हैं। इस कृषि की क्या है, इस कृषि के तहत किसान ज्वार, बाजरा, मक्का, धान आदि फसल उगाते हैं। अब ये बोर्ड, यदि आपका यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ गया तो ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा समझा दूँ कि झूम कृषि के बारे में। इस कृषि के अंतर्गत क्या है, इस कृषि को हम स्थानांतरणशील या अस्थायी कृषि भी कहा जाता है। इस कृषि में जो किसान होते हैं क्या है, जंगलों में, यानी किसान एक पर्टिकुलर किसान है, वो जाकर जंगलों में क्या है, साफ़ सफाई, जंगलों का साफ़ सफाई करता है। जहाँ पर खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन बनाता है, वो 3 से 4 साल साफ़ सफाई करने के बाद में वहाँ पर खेती करता है। जहाँ पर वो क्या है, उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, यानी उस खेती का जब उपजाऊपन वो समाप्त हो जाता है तो वो छोड़ कर क्या है, दूसरे जंगलों में चला जाता है, दूसरे वनों में चले जाते हैं। और इस कृषि के तहत क्या क्या उगाया जाता है, मैं आपको बता दूं। ज्वार उगाया जाता है, और मक्का क्या है, बाली वाला, बाजरा उगाया जाता है, और धान उगाया जाता है यानी चावल वाला। तो ये सब जो है जंगलों में उगाया जाता है एक पर्टिकुलर किसान के द्वारा। तो आदि फसलों झूम कृषि हम इसको कहते हैं। अब इसकी विशेषताएँ हम देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। देखिए 4 नंबर का प्रश्न है खासकर। अब यही प्रश्न लघु उत्तरीय का अर्थशास्त्र या उसमें समाजशास्त्र में पूछ लिया था तो कितने नंबर का हो जाता, 6 नंबर का हो जाता। तो भैया 70 नंबर का पूर्णांक है, ज़्यादा नहीं है, तो इसी के हिसाब से हमें सारे प्रश्नों को मैनेज करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। तो झूम कृषि की विशेषताएँ देखिए क्या है। सबसे पहला विशेषताएँ देखिए, इसमें वनों में क्या है, इसमें वनों में वृक्षों को साफ करके प्राप्त भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। जो वृक्ष होते हैं उसको साफ करके प्राप्त जो भूमि है, इसी पर ही किसी कृषि का जो कृषि क्या है, उपजाऊ ज़मीन या किसी भी चीज़ को क्या है उगाने के लिए उपजाऊ बनाया जाता है। तो कृषि का कार्य किया जाता है, पहला ये विशेषताएँ हो गया। दूसरा विशेषताएँ देखिए क्या है, इस प्रकार की खेती में मोटे अनाज क्या है, मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं, जैसा कि बताया हमने एग्जाम्पल के तौर पर बाजरा, मक्का, धान और ज्वार। उसके बाद में देखिए तीसरा क्या है, तीसरा विशेषता है, ये कृषि करने का सबसे पुराना तरीका है। जो ये कृषि है करने का जंगलों में जाकर, ये सबसे पुराना तरीका है। तो इसका हमने 3 विशेषताएं बता दिया। फिलहाल देखिए ये जो शब्द है हमने लघु उत्तरीय का कंप्लीट कर दिया है, इसमें हमने झूम कृषि का वर्णन कर दिया, इसकी विशेषताएं हमने बता दिया है। तो आप देख सकते हैं, और यदि आप नोट करना चाहें तो वीडियो को नोट कर भी सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए लघु उत्तरीय का, ये भी प्रश्न है, बहुस्तरीय नियोजन से आप क्या समझते हैं। जो बहुस्तरीय नियोजन है इससे आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है। इसका आंसर देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत नियोजन का क्रियान्वयन क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर जो केंद्रीकृत नियोजन का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास करना होता है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन निचले स्तर से, अर्थात क्या है, नियोजन जो है निचले स्तर से, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, निचले स्तर से अर्थात ग्रामीण विकास, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों की विकास, जो ग्रामीण विकास हैं विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के विकास की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए ग्राम, प्रखंड, जिला क्या है, इसलिए ग्राम जो है प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर के लिए नियोजन को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। नीचे के नियोजन को विकेंद्रीकृत या बहुस्तरीय नियोजन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए बहुस्तरीय, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुस्तरीय नियोजन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हमें बेसिकली इसका परिभाषा देना था, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने इसका परिभाषा दे दिया है। 4 नंबर का प्रश्न था, इसी प्रकार से आपको देना है। तो दोनों प्रश्नों का हमने इसका आंसर दे दिया है। हमने बताया था आपको 6 प्रश्न पूछे जाते हैं 4 नंबर का। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत में मैग्नीज के उत्पादन तथा वितरण का वर्णन कीजिए। जो मैग्नीज है इसके उत्पादन तथा वितरण का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो इसका वर्णन आप कर दीजिए, इसका आंसर आपको विद्या क्वेश्चंस में मिल जाएगा। देखिए वीडियो यदि हम बताते हैं लघु उत्तरीय के सारे प्रश्नों का आंसर लेते हैं या विस्तृत उत्तरीय का प्रश्नों का ज़्यादा आंसर लेके रहते, तो ये वीडियो जाकर बनता 2-3 घंटे का। तो इतना वीडियो तो इतने घंटे का कोई वीडियो देखता नहीं है, इसीलिए हमने इस पर बनाया। और इसका आंसर आपको मिल जाएगा किस पर, विद्या क्वेश्चन में। नहीं मिलेगा तो आप हमें कॉमेंट कीजिएगा, इसका आंसर हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे।
19 नंबर भी प्रश्न आप नोट कर लीजिए, कॉपी में आपको मिल जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, चतुर्थ क्रियाकलापों की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो चतुर्थ क्रियाकलाप हैं इनके किन्हीं हमें क्या है 3 विशेषताओं का वर्णन करना है, तो इसका आप लिख लीजिए और इसका आप आंसर याद कर लीजिए। 21 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति क्या है, भारत में जो हरित क्रांति के 2 प्रमुख उद्देश्यों का हमें वर्णन करना है। इसका भी आपको हरित क्रांति के 2 जो प्रमुख उद्देश्य थे भारत में आने के हरित क्रांति के, इसकी आपको वर्णन करना है। 22 नंबर प्रश्न है लघु उत्तरीय का, आर्थिक विकास मानव विकास को किस प्रकार दर्शाता है। जो आर्थिक विकास है ये मानव विकास को किस प्रकार से दर्शाता है, इसको आपको बताना है कि भैया ये इस तरह से दर्शाता है। 4 प्रश्न हमने इस तरह से आपको बताया है और 2 प्रश्नों का हमने लघु उत्तरीय का आंसर दे दिया है। आंसर हमने इस तरह से दिया है कि बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से लिखना है, कुछ भी आपको गलती नहीं करनी है। अब हमारा आ जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 नंबर का एक प्रश्न होता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होता है, वो भी अथवा लगकर पूछे जाते हैं। क्या है? अथवा लगकर पूछे जाते हैं। 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से आपको 2 ही करना होता है और 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत में जल की 2 समस्याएं, भारत में जल की 2 समस्याएं कौन सी है, उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। जो भारत में हमारे इंडिया में जो जल की 2 समस्याएं हैं बेसिकली, इसके बारे में आपको पहले बताना है, इसका परिभाषा देना है। उसके बाद में उपयुक्त जो उदाहरण है, उदाहरण के सहित आपको स्पष्ट करना है कि भैया ये 2 समस्याएं हैं, इसमें इसके उदाहरण ये है। 24 नंबर प्रश्न देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। जो जनसंख्या घनत्व है इससे क्या तात्पर्य है, विश्व में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 क्षेत्रों का साकरण विवरण दीजिए। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले इसका आपको परिभाषा देना है। विश्व में जो अधिक जनसंख्या यानी पूरी दुनिया में जो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 क्षेत्रों का क्या सकारण विवरण देना, क्या सकारण विवरण हमें देना है। तो ये 24 प्रश्न भी क्लियर हो गया। देखिए लघु उत्तरीय जो प्रश्न है ये 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 6-6 नंबर यानी 12 नंबर का पूछा जाता है, वो भी अथवा लगकर। तो यहाँ तक हमारा जो लिखित परीक्षा वाला कार्य कंप्लीट हो जाता है। अब बचता है भैया कितना, 10 नंबर का प्रश्न, जो कि मानचित्र से संबंधित होता है। क्या है? मानचित्र से। तो इसका बाद में हमारा वीडियो आएगा मानचित्र वाला, जिसमें हम आपको बताएंगे भारत का मानचित्र भर के, वो भी प्रश्नों के साथ में उसका आंसर भी, और विश्व का भी उसके प्रश्नों के साथ में उसका आंसर भी, कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भरना है। फिलहाल आज का जो वीडियो था बस यहीं तक था, और ये सारे जो प्रश्न हैं भूगोल के मॉडल पेपर से लिए गए हैं। सेम इसी प्रकार से आपको इसका आंसर देना है और इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी पेपर को हल करना है। तो आई होप कि आज का स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आर्ट्स की तैयारी इस चैनल पर पूर्ण रूप से करा रहे हैं। चाहे जो भी सब्जेक्ट हो कमेंट कीजिएगा, आप जाकर हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, सारी वीडियोज़ को चेकआउट कीजिए, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।